नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। ये हम घटना चक्र भूगोल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम विश्व का भूगोल हमने स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले हमने वीडियो में पहला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमने पढ़ लिया है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये चैप्टर हमने 7 चैप्टर तक इसमें पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। और आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 8 पठार है, और चैप्टर नंबर 9 घाटिया, और चैप्टर नंबर 10 जो मरुस्थल है, डिजर्ट, इसको पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टारगेट है वो पठार, घाटिया और मरुस्थल, इनको पढ़ेंगे। बाकी आपको पता ही होगा कि मरुस्थल किस प्रकार से बनते हैं, 3-4 मुख्य कारण है। ठीक है, तो वो चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से हमें टैकल करना होता है, कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आज इस वीडियो का टारगेट क्या है, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, तो विश्व का भूगोल की हमारी ये सीरीज चल रही है। और भारत का भूगोल भी हमने लगभग देखिए 20-22 चैप्टर हम कर चुके हैं। इसमें 30 चैप्टर हैं। तो ये 7-8 चैप्टर जो हैं हम आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का स्कोप नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्कोप होता है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और शुरू के जो चैप्टर्स में भूगोल के दे रखे हैं, ठीक है, पहले से लेकर और 15-16 चैप्टर तक खूब खूब अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीच में मैं डाल दूंगा इसकी वीडियो भी, 7-8 वीडियो बनने वाली है। भारत का भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें केवल 30 चैप्टर है। और विश्व का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, तो आज 10 चैप्टर तक हम इसमें देखेंगे। इसके बाद कुछ ही चैप्टर्स में रह जाएंगे जो हम आने वाली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पर्वत वाला चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ से पठार। देखिए, पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं पूछे गए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्लेटो क्या होता है। ठीक है, तो पठार ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊंचा है तिब्बत का पठार। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है। तो पैटागोनिया का पठार। तो राइट आंसर है सी। देखिए, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पैटागोनिया का पठार कहाँ पर है, तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है, और तिब्बत का पठार कहाँ पर है, कोलोराडो का पठार किस जगह है, तो केवल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, उससे आपको घबराना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पठार पर स्थित नगर कौन सा है। देखिए, बुखारेस्ट ये महत्वपूर्ण नगर हैं, सिंगापुर, जामनगर और मैड्रिड। तो मैड्रिड जो है वो मैसेटा पठार पर विस्तृत है। ठीक है, तो मैसेटा पठार पे कौन सा स्थित है, मैड्रिड। मैड्रिड शहर किसका है, स्पेन का है। ठीक है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, जो किस पठार पर स्थित है, मैसेटा। मैसेटा पठार पर स्थित है, तो राइट आंसर बी है। देखिए, आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मैसेटा पठार स्थित है। मैसेटा पठार, स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है। तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका सी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। तो 4 पठार के आपके यहाँ नाम दे रखे हैं, कोलंबिया, एक्वेरियस, कोकोनिनो, तो कोलोराडो। तो कोलोराडो इन चारों में सबसे बड़ा पठार है, तो राइट आंसर कौन सा है, सी। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है, तो उत्तर अटलांटिक कटक का। तो ये ध्यान में रखना आपको, क्योंकि टेलीग्राफिक पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर अटलांटिक कटक का ये हिस्सा है। देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लगे कि न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, तो आप उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है। तो टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर। देखिए, पहले आप पढ़ेंगे तो यही सही नहीं है, किसका हिस्सा है, उत्तर अटलांटिक कटक का। ठीक है, बेशक आपको बी सी डी नहीं पता हो, लेकिन आपको ए पता है टेलीग्राफ पठार किसका हिस्सा है, उत्तर अटलांटिक कटक। तो ये आपका राइट आंसर नहीं है ये वाला, तो ये राइट आंसर हो गया। देखिए, अगला जो चैप्टर है घाटियाँ। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे पठार, घाटियाँ बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक है,
तो घाटियाँ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली, इसको मृतक घाटी भी कहते हैं, किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो राइट आंसर इसका डी है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण घाटी यहाँ पे दे रखी है कि फ्रांस में कौन सी घाटी है, लोअर घाटी। ठीक है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण घाटी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्टेड करूंगा कि जो पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ रखे हैं ना घाटी, केवल आप उन्हीं घाटियों को याद करें। ठीक है, जैसे रिफ्ट घाटी, डेथ वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। इस कहाँ पर है? संयुक्त राज्य में। और संयुक्त राज्य में कहाँ पर? कैलिफोर्निया। ठीक है, तो कैलिफोर्निया एक स्टेट है वहाँ, वहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स, इसको डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, डेथ वैली इसको कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ पर है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ए इसका राइट आंसर है। तो केवल सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ये अगला क्वेश्चन है, मृतक घाटी जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, या लवणता बहुत अधिक है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। ठीक है, तो डेथ वैली किसके लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक गर्म है। ठीक है, ये ना देखिए आप पढ़ेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को, तो मृतक घाटी या डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म शुष्क है। तो ये देखा, देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली किस जगह पर स्थित है? देखिए सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताना है कहाँ पर स्थित है। अगर आप चार ऑप्शन पढ़ेंगे तो कैलिफोर्निया, तो अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया, तो वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, देखिए आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी खाड़ी भी आपने पढ़ रखी है, तो वहीं पर है कैलिफोर्निया, तो राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी अवस्थित है, तो पंजशीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? अफगानिस्तान में, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है अमेरिका में? कैलिफोर्निया में, तो राइट आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलर घाटी अवस्थित है, तो टेलर घाटी किस जगह पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में टेलर घाटी अवस्थित है, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ओर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट ओर्टिजन बेसिन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वृत बेसिन अवस्थित है, तो कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ? मिस्र में, तो मिस्र में ही राजाओं की घाटी अवस्थित है, तो राइट आंसर इसका ए है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अंधी घाटियाँ पाई जाती है कास्ट प्रदेश में, कास्ट प्रदेश में। ठीक है, तो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो सिंक होल, तो राइट आंसर है बी। तो हमने देखा है यहाँ पर घाटी वाला चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर है मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ कारण होते हैं, तीन चार कारण हैं जिसकी वजह से मरुस्थल बनते हैं, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर है। तो कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल, सहारा मरुस्थल किस जगह है, तो ये कुछ हमें मरुस्थल पता होने चाहिए। मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अगर आप इनको देखेंगे तो भारत में भी दो मरुस्थल है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है। और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पर है, जो ठंडे हैं, वो लद्दाख में है। ठीक है, तो हम पढ़ते थे कि कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, इनको याद करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया है। मैंने बताया है कि आपको एक कॉन्टिनेंट लेना है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप को पकड़ना है, जैसे एशिया पकड़ा आपने, तो एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पर्वत कौन से हैं, पठार महत्वपूर्ण कौन सा है, इसको मैप पे लोकेट करना है। ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे याद करेंगे सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, जब तक आप इनको मैप पे लोकेट नहीं करेंगे तब तक आप इनको याद नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन ठीक है। देखिए पहला अगर आप पढ़ेंगे कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित हैं।
ठीक है, देखिए बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। आपको पता है कि महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर अवस्थित है, वहां पर ही क्यों है? ठीक है, ये कुछ तीन चार रीजन है, मैं बताऊंगा। जैसे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही क्या चलती है, आपकी गर्म ठंडी जल की धारा चलती है ना, ठंडी जल की धारा। तो एक तो रीजन ये वाला हो गया, और बाकी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगला, अगर आप पढ़ेंगे, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उसकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। देखिए व्यापारिक पवनें से पश्चिम की ओर जाती है। देखिए अगर आपने मानसून वाला चैप्टर पढ़ा हो, या आपने जो जलवायु पढ़ते हैं हम कि भारत पूरे विश्व में 11 प्रकार की जलवायु हैं, तो जैसे जैसे व्यापारिक पवनें हैं, या आपने व्यापार जो पवन दाब पढ़ते हैं ना, देखिए इस तरह से जब हम पृथ्वी बनाते हैं, और यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और व्यापारिक पवनें यहाँ से चलती है ना इस तरह से। नो, तीन प्रकार के मुख्य पवनें हैं, ठीक है। इसमें व्यापारिक पवनें हैं, पश्चिमी पवनें हैं। तो जैसे जैसे पश्चिम की तरफ चली जाएंगी, देखिए यहाँ से न मिली, यहाँ से पश्चिम तरफ जाएंगी तो यहाँ वर्षा करते चली जाएंगी, और जैसे ही पश्चिम में पहुंच जाएगी तो यहाँ पर ये दोस्तों अपनी नमी तो खत्म कर देंगी ना पूरी तरह से, नमी और आर्द्रता में कमी हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि जैसे ही यहाँ से पानी से नमी ली इन्होंने समुद्र से, और महाद्वीपों के पश्चिम में जाए, तो महाद्वीपों के पश्चिम में जाते जाते अपनी नमी में कमी कर देगी। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है आपका। तो दोनों ही कथन, कथन भी ठीक है आपका, कारण भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और उसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ए इसका राइट आंसर है। देखिए पूरा कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, अगला, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। तो दोनों ही आपके स्टेटमेंट क्या हैं, ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी करते हैं ये। देखिए मरुस्थल कैसे बनते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन में आगे आ ही जाएगा, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे आपको घबराना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये तो आपको पता ही है कि 25 सेंटीमीटर से जहाँ पर कम वर्षा होगी उसको हम मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर है? देखिए इतने अक्षांश यहाँ पे दे रखे हैं, तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी पर 15 से 30 डिग्री के आसपास ही आपके क्या मिलते हैं, मरुस्थल मिलते हैं। तो 20 का राइट आंसर है। देखिए ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि पृथ्वी पर जहाँ पर मतलब मरुस्थल है वहीं पर क्यों बने हैं, या 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के अक्षांशों में ही मरुस्थल क्यों बनते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की चार प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। तो चार प्रमुख कारण है, कौन कौन से कारण है? देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए चलो आप सीक्वेंस से पढ़ लीजिए इसमें। देखिए पहला अगर आप पढ़ेंगे कि 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब कब पाया जाता है। देखिए जैसे मैं आपको पृथ्वी यहाँ पे बना दूँ, और ये 30 डिग्री है, ठीक है, बीच में आपको बना देता हूँ मैं आपकी 0 डिग्री। ठीक है, तो बीच में 0 डिग्री है, तो 30 डिग्री के आसपास यहाँ पाएगा हाई प्रेशर। यहाँ पर हवाएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, तो हवाएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, और वर्षा के लिए क्या जरूरी है, हवा का ऊपर उठना। ठीक है, अगर वर्षा हमें करानी है तो हवा मतलब वाष्प बन के ऊपर उठेगी, ऊपर होगी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर नीचे वर्षा कर देगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है ना ऊपर से नीचे हवा उतर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, तो हाई प्रेशर में वर्षा तो होगी नहीं यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, दोनों अक्षांशों में यहाँ पे मरुस्थल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है दोनों जगह। तो एक कारण तो हो गया ये हाई प्रेशर रहता है यहाँ पे। दूसरा, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं, संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। मैं समझाऊंगा क्या कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है।
देखिए आपने तीन प्रकार की पवनें होती है, वैश्विक पवनें तीन प्रकार की हैं। अभी पवने वाला चैप्टर आएगा, वहां भी देख लेंगे। देखिए व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं, अगर आप देखें, मैं आपको मैप में बनाऊं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरह से हवा चलती है, ठीक है। तो इस तरह से जब हवा चलेंगी पूर्व से पश्चिम, तो पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते इनकी नमी में कमी नहीं आ जाएगी। तो नमी में कमी आते ही दोस्तों क्या होगा, तो वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। अगर जहाँ पे वर्षा नहीं होगी तो वहाँ किसका विकास होगा, मरुस्थल का होगा। तो दूसरा रीजन ये है। पहला रीजन तो हाई प्रेशर है, दूसरा हाई प्रेशर की वजह से यहाँ व्यापारिक पवनें आपस में जाकर मिलती हैं, और पश्चिम भाग में पहुंचते पहुंचते उनकी नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो दो कारण आपने देखे हैं। तीसरा कारण है क्या है कि पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में, ठीक है। देखिए तीसरा कारण क्या है कि देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र, सपोज कीजिए पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, ये यहाँ पे आप पर्वत मान लीजिए इसको। तो वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा होता है, देखिए ये वाला जहाँ पर वर्षा कम होगी। तो सपोज कीजिए वर्षा यहाँ से उठनी स्टार्ट हुई, चलनी स्टार्ट हुई, तो वर्षा होते होते देखिए यहाँ यहाँ बरस जाएगी। तो इस वाले क्षेत्र में सूखा रहेगा, ठीक है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र संसार की ऐसी जगह है जहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनना होगा, तो वहां पर क्या होगा, मरुस्थल का विकास होगा। ठीक है, तो तीसरा रीजन ये है वृष्टि छाया क्षेत्र वाला, जहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र होगा वहां पर मरुस्थल बनेगा। तो उदाहरण कौन कौन सा है, देखिए पैटागोनिया का जो मरुस्थल है अर्जेंटीना में, तो वो वृष्टि छाया क्षेत्र मरुस्थल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ है और इस जगह वर्षा नहीं हो रही है, तो मरुस्थल है यहाँ पे। देखिए चौथा रीजन क्या है, महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूर स्थित होते हैं। सपोज कीजिए महाद्वीप है पूरा, और देखिए यहाँ पर पानी की समुद्र से जो है ना, समुद्र यहाँ समुद्र नहीं, आसपास सब जगह क्या है, स्थल है। तो यहाँ पे आर्द्रता वाली जो पवनें हैं वो बहुत ही कम मिल पाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से मरुस्थल का विकास हुआ है महाद्वीपों के मध्य भाग में। उदाहरण कौन कौन से है, एक तो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, एक गोबी का मरुस्थल है। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे, और बाकी आपने जो अपनी बेसिक्स बुक्स पढ़ी है वहाँ पे भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ये चार रीजन मैंने बता दिए हैं। एक मुख्य रीजन क्या है कि यहीं पर इनके पीछे क्या होता है दोस्तों, महाद्वीपों के पश्चिम भाग में ही ठंडी धारा मिलती है, ठंडी महासागरीय धारा। आपने महासागरीय धाराएं पढ़ी होंगी, आगे चैप्टर आने वाला भी है। तो महासागरीय धाराएं इनके पश्चिमी किनारे पर ठंडी मिलती है महाद्वीपों के। जब ठंडी होगी दोस्तों, वर्षा होने के लिए वहां पे गर्म पानी का होना जरूरी है, गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, ठीक है, वाष्प वाष्प बन के। तो ठंडी ही वहां पे आपकी महासागरीय धारा ही मिलेगी, जिससे वहां पे वर्षा नहीं हो पाएगी। तो एक रीजन ये वाला है। तो चार पांच ये मुख्य रीजन है, इनको आप ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपको डिटेल से इसको समझना है तो मुझे कमेंट में जाके बताना, मैं इस पे एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सहारा का। ठीक है, तो सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो थार का मरुस्थल। तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, देखिए चीन में है, तो महत्वपूर्ण मरुस्थल है चीन में कौन सा, तकला मकान। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है आपको, सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। देखिए आप इनको पढ़ेंगे, तकला मकान चीन, तो ये तो आपका ठीक है। और हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा सही ठीक नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से आपको पढ़ना है। देखिए सोनोरन कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी आपका ठीक है। काराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान, जबकि गिब्सन जो है ब्राजील में नहीं है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो डी है। गिब्सन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दस्त एलूट अवस्थित है। तो दस्त एलूट कहाँ पे अवस्थित है, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो मंगोलिया। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में आपसे पूछ सकता है कि मरुस्थल का विकास कैसे होता है, किन दशाओं की वजह से मरुस्थल का विकास हुआ है। तो चार पांच पॉइंट है, आप उनको ध्यान कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? देखिए आपको ये अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, ठीक है, हमें बताने कौन सा सही नहीं है। तो ये तो आपका ठीक है। बी पढ़ेंगे, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी ठीक है आपका। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। देखिए सी और डी देखेंगे तो डी तो ठीक है आपका, जबकि सी वह दक्षिणी चिली में स्थित है, तो दोस्तों यह गलत है। ठीक है, चिली और पेरू, उत्तरी चिली में है और पेरू में है। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। वह दक्षिणी चिली में नहीं है, वह उत्तरी चिली में है। ठीक है, उत्तरी चिली में है, उत्तर की साइड है वो, और पेरू। ठीक है, पेरू कहाँ पर है? चिली के उत्तर में है ना, यहाँ पे, यहाँ पेरू है, यहाँ पे चिली है, तो यहाँ पर अवस्थित है। तो राइट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो आटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में है, तो राइट आंसर है सी। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र किस जगह है? तो आटाकामा मरुस्थल, तो राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? देखिए दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, शीतोष्ण और उष्ण। तो आपको बताना शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो पैटागोनिया का मरुस्थल शीतोष्ण है, जबकि अरब मरुस्थल आटाकामा कालाहारी ये आपके गर्म मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ये। ठीक है, तो पैटागोनिया मरुस्थल कौन सा है? ठंडा मरुस्थल है, शीतोष्ण है। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। देखिए बिल्कुल ही कंसेप्ट आधारित स्टेटमेंट है ये वाला। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट है, मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया भी है। बाकी आप कंसेप्ट को पढ़ना अच्छे से, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि मरुस्थल का विकास कैसे कैसे होता है, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आऊंगा उन दशाओं पर आधारित। ठीक है। देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखिए पहला तो ठीक है कि पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पेटी पाई जाती है, तो यह तो हमें पता ही है, व्यापारिक पवन पेटी। जबकि सेकंड अगर आप पढ़ेंगे, भारत में पूर्वी हिमालय की बात कर रखी है, तो उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो सेकंड गलत है। पूरा कंसेप्ट पे आधारित है देखिए सेकंड वाला पढ़ेंगे तो ये किस पे देखिए, ये दे रखा है मानसून चैप्टर, आपका क्लियर है मानसून वाला। अगर भारत का मानसून चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट है, तो सेकंड स्टेटमेंट उससे होगा ठीक। और पहले वाला स्टेटमेंट किससे ठीक होगा? ये आपका जो पवन वाला चैप्टर, तीन प्रकार की विंड है, अगर वो आपको अच्छे से पता है, अगर आपको पता है कि मरुस्थल बनने की क्या दशाएं हैं, पहला स्टेटमेंट उससे ठीक होगा। तो देखिए तीन चार चैप्टर की नॉलेज मतलब मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है या नहीं। अगर आप सेकंड देखेंगे तो पूरा सेकंड किस पे है? मानसून, वर्षा वाला जो चैप्टर है मानसून, जो भारत का मानसून पढ़ते हैं हम, उस पर बेस है। और पहला वाला किस पर बेस है? एक तो पवन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा मरुस्थल बनने की क्या दशाएं हैं। तो कुल मिला के तीन चार चैप्टर की इसमें रिक्वायरमेंट है। देखिए ज्योग्राफी को आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी से आप इन्वायरमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कालाहारी जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? देखिए बोत्सवाना में है, ठीक है, नामीबिया में है, नामीबिया, जाम्बिया में भी है। ठीक है, तो वन टू और फोर, तो इसमें से अगर हमें लगाना ही हो आपका, देखिए बोत्सवाना में तो है ही सबसे ज़्यादा, तो फर्स्ट और सेकंड लगाए ना, तो हम सी लगा सकते हैं। अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड लगा सकते हैं, हालांकि इसका फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये दोनों आंसर है तीनों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है? कालाहारी, तो राइट आंसर है ए। देखिए आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, आप देखें कि गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है। बेशक इसका आंसर कालाहारी है, लेकिन आपको क्या देखना है अपने मैप में, गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, सहारा का मरुस्थल कहाँ पर है, और चीहू आहू आन मरुस्थल किस जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?
तो दो स्टेटमेंट है, पहला पढ़ेंगे, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। देखिए बहुत ही सिंपल आपका ये वाला स्टेटमेंट है। हाई प्रेशर सेल है, हाई प्रेशर तो दोस्तों वहाँ पा ही जाता है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ठीक होगा। सेकंड पढ़ेंगे, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। देखिए उष्ण, ठीक है, देखिए उष्ण कह दिया, उष्ण मतलब गर्म, तो जहाँ पे गर्म महासागरीय धाराएं पाई जाएंगी दोस्तों वहां पर मरुस्थल का निर्माण नहीं होता है। जहाँ पे ठंडी धाराएं पाई जाती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पे ठंडी धाराएं पाई जाएंगी वहां पर मरुस्थल का निर्माण होगा। उष्ण धाराएं जहाँ पर पाई जाएंगी वहां तो नहीं होगा, है ना। तो सेकंड तो गलत हो जाएगा आपका, पहला ठीक है। पूरा कंसेप्ट पर आधारित ये वाला स्टेटमेंट है, तो पहला आपने सही किया, सेकंड गलत किया, तो पहला स्टेटमेंट राइट है, तो ए ऑप्शन है। देखिए व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, ठीक है, महाद्वीपों अथवा बड़े सेल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित ठंडी धाराओं का प्रभाव है। तो पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर क्या है, ठंडी धाराएं बहती है, इसलिए वहां पर मरुस्थल का निर्माण होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो राइट आंसर इसका ए है, ए इसका राइट आंसर है। तो अगला चैप्टर दोस्तों घास का मैदान है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पठार, चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है जिसका नाम है घाटिया, और चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है जिसका नाम है शुष्क प्रदेश या मरुस्थल। नेक्स्ट वीडियो में घास का मैदान पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जाके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी अगर हेल्थ ठीक होगी ना तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो